गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे हमने पीछे के वाले वीडियो के पार्ट में देखा भाई जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं आपके भौगोलिक कारकों के बारे में पढ़ा, सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद क्या आती है, देखो आपको जनसंख्या परिवर्तन दिखाया गया आपका वर्ल्ड के अंदर किस प्रकार से आपका जनसंख्या परिवर्तन हुआ। देखो जो चित्र दिखा रहा है आपको, ये जैसे आपकी 500 ईस्वी वर्ष पूर्व आपकी पॉपुलेशन कितनी थी, 100 मिलियन थी। फिर आपकी 170 मिलियन हुई, उसके बाद आपका 265, उसके बाद 425 मिलियन 1500 शताब्दी में। इधर आपको टाइम पीरियड दिया गया है और इधर आपकी जनसंख्या दिखाई गई कि इस प्रकार से ये रैपिड ग्रोथ कर रही है। इसमें क्या कहता है, देखो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यानी कि किसी क्षेत्र की कोई जनसंख्या वर्ल्ड की लें तो एक टाइम पीरियड के दौरान, एक निश्चित समय के दौरान वो जनसंख्या आपकी उसके अंदर कितना परिवर्तन आया या वो कितनी बड़ी है, उसको किसका नाम दिया गया है, जनसंख्या परिवर्तन का नाम दिया गया है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, यह कई गुना बड़ी है। जैसे हमने चित्र दिखाया गया है, भाई ऐसा क्यों है, ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु दर की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या क्या बिल्कुल धीमी गति से बढ़ी। उसके बाद बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ पर उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों को भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे, जिसके कारण जनसंख्या आपकी बहुत कम थी। सन 1820 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। 150 वर्षों बाद 1970 में यह विश्व की जनसंख्या आपकी 3 अरब पहुंच गई। यानी कि जो आपका टाइम पीरियड दे रखा है ये 1959 का दे रखा है, पुराने वाली बुक में आपको 1970 मिलेगा। इसे प्राय जनसंख्या क्या कहा जाता है, विस्फोट वर्ष कहा जाता है। जैसे ये 1804 दे रखा है आपको, उसके बाद देखो इसे जनसंख्या का विस्फोट कहते हैं। क्यों? क्योंकि एकदम जनसंख्या क्या आपकी रैपिड ग्रोथ कर गई, बहुत तेज़ी से एकदम डबल हो गई, डबल से भी ज़्यादा। 1999 में 30 वर्षों की अवधि में कम से कम जनसंख्या आपकी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य पूर्ति और औषधियों के कारण शिशु मृत्यु दर का कम होना था, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर यानी प्रति 1000 व्यक्तियों के ऊपर जीवित जन्मों की संख्या में इसको मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों के ऊपर मृतकों की संख्या में उसको मापा जाता है। किसी एक क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को क्या कहा जाता है, प्रवास। यानी कि एक स्थान को छोड़कर लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वृद्धि दर। यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर आपका क्या कहलाता है, प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है। विश्व में देखो जो आपके डायग्राम दिखाया गया है, जनसंख्या वृद्धि कब होगी आपकी, देखो मान लो जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर क्या आपकी कम, फिर है जन्म दर और मृत्यु दर मान लो समान, तो जनसंख्या वहाँ क्या हो जाएगी आपकी स्थिर हो जाएगी। और जनसंख्या में कमी कब होगी, जब मृत्यु दर आपकी ज़्यादा है और जन्म दर कम है। तो वो आपको किस चीज़ को दिखाएगा, जनसंख्या का कम होना या जनसंख्या के ह्रास को दिखाता है। जैसे जनसंख्या संतुलन का आपको डायग्राम दिखाया गया है। उसके बाद क्या कहता है, देखो आप्रवास। जब व्यक्ति एक देश में जाता है, नए देश में जाता है, आप्रवास। उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़कर जाता है, मान लो भारत से व्यक्ति कहाँ गया, यूएसए या अमेरिका के अंदर गया, उनके लिए क्या है, आप्रवास है। लेकिन भारत के अंदर हिंदुस्तान को छोड़ गया, उसके लिए क्या है, उत्प्रवास है। और एक कारण है आपका प्रवास भी एक अन्य कारण है, जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा लोगों के बीच या देश के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग आ जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, और आप्रवासी क्या वो लोग होते हैं जो देश में आते हैं। या मान लो अमेरिका से कोई व्यक्ति भारत के अंदर आया, तो अमेरिका के लिए वो क्या है, उत्प्रवास है। और भारत के अंदर आ गया, वो क्या है, आप्रवास है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास द्वारा संख्या बहुत ज़्यादा आपकी बड़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाना अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्तियाँ यह है कि लोग
अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों की ओर चले जाते हैं। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की तरफ पलायन कर जाते हैं या उसके अंदर वो चले जाते हैं। उसके बाद क्या कहता है, देखो जनसंख्या परिवर्तन का प्रतिरूप बताया गया है। भाई वर्ल्ड के अंदर आपकी किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे डायग्राम के अंदर ये दिखाया आपको, देखो जहाँ पर ये इंडेक्स दिखाया गया है अति ऊँची 3% से अधिक दिखाया गया आपको, जहाँ पर आपका ब्लू कलर है ऊँची है। इस तरीके से दिखा जनसंख्या वृद्धि आपकी अलग देशों में दरें अलग अलग हैं, जैसे उत्तर अमेरिका आपका, ये लैटिन अमेरिका के देश, साउथ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका आपका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया आपका, यूरोप, इनमें महाद्वीपों आज अलग अलग दिखाए गए हैं आपके। कुछ देशों में जैसे कन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊँची है, उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊँच हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी है। अन्य देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूके आपका में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण आपकी जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, बिल्कुल मंद है। जैसे डायग्राम में देखा, जब जनसंख्या स्थिर कब आपके जन्म दर और मृत्यु दर क्या आपकी इक्वल है या बराबर है। फिर है जनसंख्या संगठन। इसके अंदर क्या कहता है, देखो समाज के अंदर चाहे कोई भी व्यक्ति हो या हर एक का अपना योगदान है, जो उस देश के समाज को बनाने में अपना अहम योगदान देता है। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर पर कोई अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। क्यों? अब इसकी परिभाषा बताई गई, देखो एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। भाई लोगों की क्या क्वालिटी है, लोगों के पास क्या उनके गुण हैं। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या संरचना को दर्शाता है। भाई देश के अंदर जनसंख्या संगठन क्या है, यानी किस वर्ग के अंदर लोग आपके ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहता है, देखो आपका जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और स्त्रियां आपकी साक्षर हैं। यानी कि जो आपको डायग्राम दिखाया गया, इस पे जनसंख्या पिरामिड, इस पे 0 इधर आपकी स्त्रियों की संख्या दिखाई जाती है, इधर आपकी लेफ्ट साइड में आपकी पुरुषों की। और ये क्या दिखाएगा आपको, एज ग्रुप दिखाया जाता है इसके अंदर आपका, मतलब 0 से 4 के अंदर कितने बच्चे हैं, कितने पुरुष स्त्री हैं, ये इसके बारे में दिखाता है। इसके आपको मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका जो है 0 से आपका 15 या 14 का जो एज ग्रुप है, बच्चों की संख्या जिनको आपके प्राय बच्चे माना जाता है, जो किसी भी क्रिया के अंदर भाग नहीं लेते हैं। एक है फिर आपका 14 या 15 से 15 से 59 या 59, इसको क्या माना गया है, कार्यशील वर्ग माना गया है। और जो 60 प्लस हैं वो क्या है, वृद्ध या वृद्ध हैं, जो आपके क्रियाशील पर, जो क्रियाशील वर्ग है आपका उसके ऊपर डिपेंड है। यानी कि बच्चे और बुजुर्ग या जो आपके वृद्ध लोग हैं वो आपके क्रियाशील लोगों के ऊपर डिपेंड हैं। वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनके आय का क्या स्तर और स्वास्थ्य दशाएं कैसे। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जिसे जनसंख्या पिरामिड या आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या देखो आपका कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में आपका बांट रखा है। ये 0 से 4, 5 से 9, 9 से फिर आपका 10 से 14, इस तरीके से 5 से 9 और 10 से 14। कुल जनसंख्या प्रतिशत इन वर्गों में प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित बांटी गई हैं कि इस एज ग्रुप के अंदर आपके कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं। फिर क्या कहता है उसके बाद, कुल जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग में दिखाई दी गई है और जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का जो वर्ग है 65 प्लस है अधिक की संख्या को दर्शाता है और मृतकों की संख्या को आपको दर्शा रहा है। उसके बाद क्या कहता है, देखो जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग जो 15 वर्ष से कम है और वृद्ध लोग जो आपके 65 या 60 प्लस से आपके अधिक हैं। और आश्रित आयु वर्ग जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यशील वर्ग जो आपका 15 से 65 या 15 से 59 का जो एज ग्रुप दे रखा है, लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। अब ये क्या आपको अलग अलग देशों के पिरामिड दिखाई गई, वहाँ की किस प्रकार से लोगों की जनसंख्या दिखाई गई है।
या ये बेल शेप का आपका जैसे केन्या का पिरामिड दिखाया गया आपको, इसमें क्या कहता है एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं, उसका आधार क्या मिलेगा हमें, चौड़ा मिलेगा। बिल्कुल ये जो होगा बेस आपका वाइड होगा, यानी नीचे से बिल्कुल फैलता और ऊपर से बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये संकीर्ण या नैरो हो जाएगा और ऊपर से संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में यानी कि कम ही समय में या उनकी बचपन में मृत्यु हो जाती है और कुछ बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को कन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया जो आपको चित्र 6.7 दिखाया गया है। उसके बाद क्या कहता है देखो, फिर आपको भारत का पिरामिड दिखाया गया, इसमें क्या कहता है देखो, जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा हो क्योंकि शिशु प्रौढ़ अवस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत में पिरामिड से दृष्टिगोचर होता है, यानी कि जो हमें चित्र 6.8 आपका दिखाया गया है देखो आपका इस तरीके से। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा से अपेक्षा अधिक है, इसका अर्थ है मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति। उसके बाद दिखाया गया आपको चित्र 6.9 आपको जापान का, ये देखो आपका पिरामिड किस प्रकार का है, बेल शेप्ड है या कैसा है, ये घंटी के आकार का। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा बिल्कुल नैरो होता है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि वहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि वाले युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली है कि हमारे देश पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने के और रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। इसके अंदर आपका यही बताया गया है कि किसी भी देश का वास्तविक धन उस देश के बैंकों में रखा सोना या आपके पैसे नहीं होते। किसी भी देश का वास्तविक धन उस देश के नागरिक होते हैं। क्या वो कितने वो अच्छे स्वस्थ हैं, कितने अच्छे पढ़े लिखे हैं और कितना उन चीज़ों को टेक्नोलॉजी के आधार पर जो देश के अंदर उपलब्ध साधन हैं उनको कितने अच्छे तरीके से और डेवलप या विकसित कर सकते हैं। बस आपका इस लेसन में यही बताया गया था इसके अंदर।